तो देश की आज़ादी के पहले जो है एक महान जो है राजनीतिज्ञ, सामाजिक विचारक, एक दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ 1916 में। और देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद इन्होंने देश के विकास में बहुत योगदान किया। इनके द्वारा एक ऐसा दार्शनिक चिंतन जो है विकसित किया गया, जो दार्शनिक चिंतन आज भी प्रासंगिक है, वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो आज के सेशन में हम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बहुत डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक थे, एक समाजशास्त्री थे, एक अर्थशास्त्री थे, एक राजनीतिज्ञ थे। इनके द्वारा एक दर्शन प्रस्तुत किया गया जिसका नाम है एकात्म मानववाद। ठीक है, तो पहले तो हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आरंभिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इसके बाद इनके दर्शन को जानने का प्रयास करेंगे कि एकात्म मानववाद है क्या, है ना। एकात्म मानववाद के केंद्र में मानव है, मानव का विकास है, उसका सर्वांगीण विकास है। तो किस तरीके से मानव के संपूर्ण विकास में मानव के आत्मिक विकास को सर्वोपरि मानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आप सभी को ये जो है पता होना चाहिए। देखिए, हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनका जितना जो है नाम होना चाहिए उतना नाम है नहीं, आज की जनरेशन उनको जानती नहीं है, तो आप सभी को जानना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको इतना बता देता हूं कि मेरी भी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय कानपुर में है। ठीक है, उसी के जगह पे BSSD एक कॉलेज है, आप लोग सभी जानते हो, नवाबगंज आजाद नगर में पड़ता है। यदि कानपुर वाले बच्चे होंगे तो जानते होंगे। तो जब मैं इस विद्यालय में था तो जो यहाँ पे वैल्यू सिस्टम हमें दिया गया, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन से हमने सीखा, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं काफ़ी चीज़ें बता पाऊँ और आप सभी मतलब इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, आपका एक सब्जेक्ट है नीति शास्त्र, इथिक्स। इथिक्स के अलावा कई सारे स्टेट PSC में सीधा सीधा टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि MPPSC में दिया गया है, यस, और UPPSS में तो प्रॉपर आपका एक वो है। और दूसरा देखिए, वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसके भी अग्रदूत रहे हैं, ये जनसंघ से जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। तो एटलीस्ट अभी वर्तमान में आपको पता होगा बहुत सारी योजनाएं जो आ रही हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे आ रही हैं। रेलवे स्टेशन का नाम भी मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम रखा गया है। तो आप लगातार नाम सुन रहे होंगे, जैसे कुछ योजनाएं हैं, एक दीनदयाल अंत्योदय योजना आपकी चल रही है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना आपकी चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम आपका चल रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक स्वयोजन योजना चल रही है और एक आपकी ग्राम जो है ज्योति योजना भी चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना है ना। तो ऐसे करके मल्टीपल योजना सरकार के द्वारा इनके नाम पे चलाई जा रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इनको हम जाने, इन व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से इन्होंने एक अमिट छाप जो है हमारे जो है देश के विकास में, डेवलपमेंट में छोड़ी है। ठीक है, और वर्तमान में इनका दर्शन क्यों प्रासंगिक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? 1916 में। इनका जन्म हुआ 1916 में और ये जन्म आपका जो है मथुरा में हुआ है, उत्तर प्रदेश मथुरा में इनका जन्म हुआ। ठीक है, हमें आज भी याद है कि 25 सितंबर का जो है हमारे विद्यालय में क्या होता था, 25 सितंबर को वार्षिकोत्सव मनाया जाता था। तो 25 सितंबर 1916 को मथुरा में एक जगह है नगला चंद्रभान ग्राम, नगला चंद्रभान ग्राम, यहां पर इनका जन्म हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। और इनकी जो अंतिम समय रहा वो बहुत दर्दनाक और बहुत पीड़ादायक था, क्योंकि इनकी हत्या कर दी गई थी। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत साधारण जीवन जिया हो, जिसने राजनीति के नए आयामों को जन्म दिया हो, उनमें से एक थे आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को लेकर के मैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इनके आरंभिक जीवन के बारे में समझते हैं। इनके पिता का नाम था भगवती प्रसाद, पिता का नाम था भगवती प्रसाद। आप लोग लिखते जाइएगा, है ना, जब जीवन परिचय की बात आती है ना तो पता होना चाहिए। पिताजी पेशे से ज्योतिषी थे इनके। ठीक है, माता का नाम था राम प्यारी, माता का नाम था राम प्यारी, और ये एक धार्मिक महिला थी, घरेलू महिला, धार्मिक महिला थी। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये जनसंघ से जुड़े हुए थे,
भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े और राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए। ठीक है, इनकी आरंभिक शिक्षा जो हुई है वो जो है एक जगह है पिलानी। पिलानी से इनकी जो है आपकी आरंभिक, आगरा एक जगह, आगरा में पिलानी एक जगह, वहां से हुई है। पिलानी, आगरा से इनकी आरंभिक शिक्षा हुई है। इसके बाद इन्होंने स्नातक किया है जो है आपका कानपुर में, जो है स्नातक की उपाधि प्राप्त की है इन्होंने। VSSD कॉलेज है आपका, वहां से इन्होंने जो है 1939 में आपका जो है कला क्षेत्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है इन्होंने। ठीक है, उस टाइम पीरियड पे आप सोचिए, एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे। और इसके बाद जो है इनके एक सहपाठी थे जिनका नाम था बालूजी महासब्दे, उनके माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संपर्क में आए। इनके एक जो है सहपाठी थे बालूजी महासब्दे, इनके माध्यम से ये RSS के संपर्क में आ गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संपर्क में आ गए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संपर्क में आने के बाद एक प्रमुख विचारक के तौर पे ये हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आगरा के सेंट जॉन कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, पर वो पूरा नहीं कर पाए थे, वो पूरी शिक्षा नहीं हो पाई थी। ठीक है, और इसके बाद राजनीति के क्षेत्र में भी ये जुड़ गए। जनसंघ के प्रमुख जो है आपके एक व्यक्तित्व के तौर पे, एक चेहरे के तौर पे ये उभरे। इनके द्वारा कई सारी पुस्तकें लिखी गई। उस समय के जो समाज था, उस समय की जो स्थितियां थी, उन स्थितियों पर इन्होंने दृष्टिपात किया और इन्होंने एक दर्शन दिया जिसका नाम है एकात्म मानववाद। इनके दर्शन का नाम है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद, ये दर्शन आज भी प्रासंगिक है, वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक है। मैं इस पे आऊंगा कि ये क्यों प्रासंगिक है। इनकी पुस्तकों के नाम एक बार लिख लीजिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। एक तो पुस्तक लिखी है सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त एक पुस्तक ये है इनकी। अन्य पुस्तकों में जगत गुरु शंकराचार्य के ऊपर एक पुस्तक लिखी है इन्होंने, जगत गुरु शंकराचार्य। ठीक है, इसके बाद कई सारी एक लंबी लिस्ट है। अखंड भारत क्यों, एक पुस्तक है इनकी, अखंड भारत क्यों। ठीक है, एक पुस्तक इन्होंने ये लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट लिखी है भारतीय अर्थनीति, भारतीय अर्थनीति, भारतीय अर्थनीति, विकास की दशा, विकास की दशा। ठीक है, इसके बाद अगली पुस्तक है दो योजनाएं, दो योजनाएं, योजनाएं। ठीक है, इसके बाद अगली पुस्तक है राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, समस्याएं। आप लोग लिखते जाइएगा, इनकी बुक्स हैं ये सारी, राष्ट्र जीवन की समस्याएं। अवमूल्यन, अगली पुस्तक है अवमूल्यन, अवमूल्यन, एक महान पतन, एक महान पतन, महान पतन। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका राजनीतिक डायरी, राजनीतिक डायरी। अगला है आपका राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र चिंतन। अगला है आपका एकात्म मानववाद, ये इनकी एक पुस्तक ही है, इसी में ये दर्शन इन्होंने दिया है, मानववाद। इसी में इन्होंने एक कंप्लीट दर्शन दिया है, मैं अभी दर्शन की तरफ जाऊंगा। नेक्स्ट है राष्ट्र जीवन की दिशा, राष्ट्र जीवन की दिशा। तो ऐसे करके देश के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी और एक महामानव के तौर पे ये जो है वर्तमान में देखे जा सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। अब इनके द्वारा एक दर्शन प्रस्तुत किया, एकात्म मानववाद। अब हम चर्चा करेंगे इस पूरे दर्शन को लेकर, एकात्म मानववाद था क्या। देखिए, एकात्म मानववाद के केंद्र में मानव है, मानव का विकास है। इसके केंद्र में क्या है, मानव का विकास। अभी मानव का कैसा विकास चाहते हैं, ये मानव के भौतिक विकास के साथ साथ मानव का आध्यात्मिक और आत्मिक विकास चाहते हैं। मानव का विकास, विकास। एकात्म मानववाद के केंद्र में कौन है, मानव का सर्वांगीण विकास, मानव का संपूर्ण विकास,
ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इनके द्वारा एक स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि मानव के संपूर्ण विकास के साथ साथ इसका आत्मिक विकास आवश्यक है। मतलब मानव का कैसा विकास होना चाहिए? संपूर्ण विकास के साथ साथ यदि आत्मिक विकास नहीं होता तो इसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। मानव का संपूर्ण विकास के साथ साथ मानव का कैसा विकास जरूरी है? एक आत्मिक विकास आवश्यक है, आत्मिक विकास, ठीक है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनानी है जो वर्गहीन हो, जो जातिहीन हो, जो संघर्ष मुक्त हो। इन्होंने कहा एक ऐसा समाज बनाना है जो वर्गहीन हो, जो संघर्षहीन हो, संघर्षहीन हो, संघर्षहीन हो, संघर्षहीन हो, जो जातिहीन हो। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जन्म देना है, और जब हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे तो इससे ही मानव का क्या होगा? विकास हो जाएगा। मानव का जीवन कैसा होगा? गरिमापूर्ण जीवन हो जाएगा। ये मानव के संपूर्ण विकास की बात क्या था कि मानव का ऐसा विकास हो तो उसका जीवन गरिमापूर्ण बनाया जा सके। कैसा जीवन बनाया जा सके? जो गरिमापूर्ण हो, गरिमा से भरा हुआ जीवन हो। प्राकृतिक संसाधनों का हम इस प्रकार से उपयोग करें जो आने वाले भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहें। तो ये सतत विकास की बात करते हैं, सतत विकास, विकास, संधारणीय विकास, संधारणीय विकास, संधारणीय, संधारणीय विकास, विकास किसका? प्रकृति का, ताकि मानव के लिए किसी भी प्रकार का संकट पैदा ना हो, ठीक है। इनका एकात्म मानववाद मानव की गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है। इनका एकात्म मानववाद ये कहता है कि आज पूरे विश्व में बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी स्तर पर जीवन यापन कर रही है, इसलिए हमें एक ऐसे मॉडल की जरूरत है, एक ऐसा संधारणीय मॉडल की जरूरत है जो मानव को केंद्र में रख करके किया जाए, मानव को प्राथमिकता दी जाए। आज देखिए रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, आज इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है और विभिन्न देशों आपस में संघर्षरत रहते हैं, आतंकवाद जैसी समस्या है। तो इन सभी समस्याओं में यदि मानव को केंद्र में रख दिया जाए तो शायद हम जो है इन समस्याओं का निजात पा सकते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा एक बात यह भी कहा गया कि राजनीति जो होगी आज जो है राजनीति, इसका मतलब केवल हमें ऐसी स्वतंत्रता को लेकर के चलना है जो स्वतंत्रता सभी तरफ से हो, हर तरीके से विविधीकृत स्वतंत्रता को लेकर के चलना है। देश की विविधता को ये सबसे इंपॉर्टेंट देते हैं। ये कहते हैं देश कैसा होना चाहिए? विविधतापूर्ण होना चाहिए, और ये विविधता हर जगह दिखनी चाहिए। देश विविधतापूर्ण कब होगा? जब देश के राजनीति में, ठीक है, देश की सामाजिक व्यवस्था में, देश की सामाजिक व्यवस्था में, देश के आर्थिक मॉडल पे हम कई आयामों को साथ में लेकर चल पाएंगे, तब हम इस देश को विविधतापूर्ण बना पाएंगे, ठीक है। और हमें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बनानी है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को किसी एक ढर्रे में बांध करके नहीं रखना है, बल्कि हमें उसको क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, उसको हमें हर एक आयाम को लेकर के चलना है। तो एकात्म मानववाद का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्रत्येक मानव के जीवन को गरिमापूर्ण बनाया जाए। अंत्योदय यानी समाज के निचले स्तर के व्यक्ति के जीवन में सुधार किया जाए, जो जीवन की अंतिम कड़ी में खड़ा हुआ है। अंतिम कड़ी में खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार की बात कही इन्होंने। अंतिम कड़ी में खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार की बात। अब इसीलिए आप देखे होंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना चालू की गई। अंत्योदय पे ही बात करते थे दीनदयाल, है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय यानी निचले वर्ग के सुधार की बात करते थे। भारत को ही ये हमेशा नहीं है, भारत के अलावा मतलब विश्व के जितने भी देश हैं, सभी देश इस मॉडल को लगा सकते हैं, इस मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की बात कही। एकात्म मानववाद क्या करता है? एक वर्ग विहीन, एक जाति विहीन, एक संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था को विकसित करता है, जिसमें राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को
स्वदेशी माध्यम से, भारतीय संस्कृति के माध्यम से, एकीकरण के माध्यम से हम जो है लेकर के चलें और एक आत्म मानववाद का दर्शन मानव कल्याण के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण पैदा करता है। यह कल्पना करता है कि केवल भौतिकवाद से मानव का उत्थान नहीं होगा, हमें भौतिकवाद के साथ साथ अध्यात्मवाद और एक सजग अभिलाषा के साथ मानव के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना है। ठीक है, तो ये क्या चाहते हैं कि मानव को केवल भौतिकवाद भर नहीं चाहिए, भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद, ये दोनों मिलकर के मानव को क्या बनाएंगे? पूर्ण बनाएंगे। अध्यात्मवाद, ये दोनों का समुच्चय ही मानव जीवन को बेहतर करेगा, दोनों का समन्वय ही मानव को संपूर्ण मानव बनाएगा। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय ही संपूर्ण मानव की दिशा पे मानव को ले जाएगा, मानव की गरिमा को स्थापित करेगा। इसीलिए ये पूंजीवाद के अंधानुकरण पे बल नहीं देते। ये कहते हैं पूंजीवाद का अंधानुकरण मत करिए। ये इसीलिए मार्क्सवाद के अंधानुकरण पे बल नहीं देते, क्योंकि इनका कहना है कि पूंजीवाद भी भौतिकतावाद को बढ़ावा देता है, मार्क्सवाद भी भौतिकतावाद को बढ़ावा देता है, तो इनका अंधानुकरण नहीं करना है। हमें यह कर सकते हैं कि हम पश्चिम के आधुनिक तकनीकी का स्वागत कर सकते हैं, इससे भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप इनको हम लेकर चले जाएं। लेकिन हम किसी भी पश्चिमी विचारधारा को इस तरीके से प्रवेश ना करें जो कि हमारी आवश्यकता के अनुरूप ना हो। ठीक है, पश्चिमी सिद्धांतों से भारतीय प्रज्ञा का दम घुट रहा है, भारतीय बुद्धि, भारतीय प्रज्ञा खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो हमें पश्चिमी विचारधारा को इस तरीके से लेकर के नहीं चलना है जिससे भारतीय समाज का कल्याण ना हो, ये कहते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। समझ रहे हैं? एक बौद्धिक उपनिवेशीकरण नहीं करना भारत में। पूंजीवाद को यदि अंधानुकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? बौद्धिक उपनिवेशीकरण हो जाएगा। इसका शिकार नहीं बनना है, उपनिवेशीकरण नहीं बन जाएगा, करण नहीं करना है, बल्कि हमें भारतीय संस्कृति, स्वदेशी कल्चर, इसी को प्राथमिकता देनी है। बस हां, आधुनिक तकनीकी का समय के साथ स्वागत करना है जो भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंपॉर्टेंट हो। ये दूसरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि एक विकेंद्रीकृत राजनीति हो, विकेंद्रीकृत राजनीति के साथ साथ एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था हो, राजनीति में गांव स्तर के लोग भी भाग लें। पंचायती राज व्यवस्था के ये आपके पक्षधर थे। ये चाहते थे कि एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था हो, हर गांव आत्मनिर्भर होना चाहिए, राजनीति में जाति का प्रभाव नहीं होना चाहिए, जातिगत ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए जाति विहीन समाज की बात की। इन्होंने कहा लोगों को जब मतदान देना चाहिए तो मताधिकार का प्रयोग करते समय विवेक संवत और बुद्धिमान तरीके से स्वयं निर्णय लेना चाहिए मताधिकार को लेकर के। तो ये राजनीति कैसे चाहते थे? विकेंद्रीकृत राजनीति चाहते थे। लोगों को मतदान करते समय चीजों को सीखना चाहते थे। समझ रहे हैं सभी लोग? क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोगों के कल्याण को लेकर के बात करते थे, कहते थे कि वामपंथी दक्षिणपंथी विभाजन के खिलाफ थे। इनका मानना था कि रचनात्मक परिवर्तनकारी जन समर्थन विचारधारा विकास के लिए हानिकारक है। वो एक रचनात्मक परिवर्तनकारी जन समर्थनकारी विचार विकास को नहीं रखना चाहते थे। ये चाहते थे कि राजनेता जो भी रहे उसकी राजनीति जनता के द्वारा नियंत्रित हो, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पक्षधर थे। ठीक है, ये लोकतंत्र को डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को साथ में लेकर के चलने वाले व्यक्ति थे। व्यावसायिक हितों के लिए लोगों के कल्याण के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, उसके लिए लोगों के कल्याण को ताक में नहीं रख देना चाहिए। तो इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र में शासन करने वाली एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देना चाहते थे जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विविधता से युक्त हो, जो मानव कल्याण को केंद्र में रख करके चले, जो लोगों को राजनीति में प्रवेश दिलाए, जो गांव लेवल पे आत्मनिर्भरता को ध्यान में दिलाए। ये सारे पक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद की विचारधारा में देखने को मिलते हैं। समझ रहे हैं? वर्ग विहीन, जाति विहीन, संघर्ष विहीन एक राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देने की बात करते हैं। पूंजीवाद
और मार्क्सवाद का अंधानुकरण नहीं करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमें अपने स्वतंत्र राजनीतिक विचार बनाने चाहिए, हमें भारतीय संस्कृति को प्राथमिकता देनी चाहिए, हमें स्वदेशी को प्राथमिकता देनी चाहिए, हमें आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देनी चाहिए, हमें विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए, हमें संधारणीय विकास, सतत विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए और मानव विकास को गरिमापूर्ण बनाने के लिए मानव को केंद्र में रखना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। ठीक है, और इसीलिए अभी वर्तमान में जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना हो। अब आप सोचिए अंत्योदय योजना क्यों लाई गई दीनदयाल जी के नाम पे? क्योंकि उन्होंने अंत्योदय पर ही पूरा कार्य किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ग्रामीण कौशल्या योजना लेकर के आ गए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम किया उन्होंने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रममेव जयते योजना लाई गई, तो वो श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, अंतिम कड़ी में खड़े वर्ग, उसके लिए काम करते थे, इसलिए उनके लिए श्रमेव जयते योजना लाई गई उनके नाम से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना लाई गई क्योंकि वो आत्मनिर्भरता की बात करते थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लेकर के आई गई। तो जहां पर भी समाज, क्योंकि इनकी अब इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो योजनाएं उसी आधार पे लाई जाती हैं जब कोई व्यक्ति का विचार मंथन उसी से जुड़ा हो। और बहुत ही साधारण जीवन जिया इन्होंने, बहुत ही साधारण और सामान्य जीवन। इनके जीवन का अंत बहुत ही दुखद था, है ना, और इनकी हत्या की गई मुगलसराय रेलवे स्टेशन पे। इनके शरीर को कई टुकड़ों में काट करके बोरी भरा जो है इनका शरीर मिला, और ये सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो व्यक्ति जो है लेकर के चलता है। अब वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है आपको पता है, विश्व में एक बहुत बड़ी आबादी है और गरीब आबादी है। कई सारे विकास मॉडल देखे गए, लेकिन अभी ऐसा कोई विकास मॉडल नहीं मिला जो इस समस्या का समाधान कर पाए। तो ऐसे में जो एकीकृत संधारणीय व्यवस्था, एक आत्म मानववाद का दर्शन है, ये वर्तमान समस्याओं का समाधान कर सकता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के मानव को गरिमापूर्ण जीवन बनाने की दिशा में हर देश लगा हुआ है। तो ये पंडित दीनदयाल जी के इस एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता को दिखाता है। ठीक है, ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के जो है पक्षधर हैं। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता जो होनी चाहिए वो हर एक क्षेत्र में होनी चाहिए। ठीक है, ये राजनीतिक विविधता को प्रोत्साहन देते हैं, आर्थिक विविधता को प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, तो विविधतापूर्ण देश की बात करते हैं, ये समाज के निम्न तबके की बात करते हैं। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत ही प्रासंगिक हैं वर्तमान समय के लिए, और इसलिए इनके बारे में जानना, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पहले तो इनके बारे में आप बता दीजिए, कहाँ इनका जन्म हुआ, जन्म स्थान क्या था, आरंभिक शिक्षा क्या थी, राजनीति तौर पे कहाँ जुड़े हुए थे, और फिर इसके बाद एकात्म मानववाद के बारे में चर्चा कर दीजिए। ठीक है, निश्चित तौर पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को लेकर जो भी प्रश्न आएगा आप लिख पाएंगे। एकात्म मानववाद ही केंद्र बिंदु है इनके दर्शन का। मैंने पुस्तकें आपको लिखवाई दी, योजनाएं बहुत सारी मैंने आपको बता दी कि जो अभी चल रही हैं। एक रेलवे स्टेशन मुगलसराय रेलवे स्टेशन हुआ करता था, उसका नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कारण ये था क्योंकि इसी रेलवे स्टेशन पे इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे कर दिया गया। अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है तो मुझे लगता है कि आप डील कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए।